बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। गोरखपुर में पिछले 30 घंटे से हो रही बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। गोरखपुर और आसपास के जिलों में लगातार हो रही बारिश के कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अक्टूबर के महीने में हुई बारिश ने पिछले 127 सालों का रिकॉर्ड तोड़कर रख दिया है। तस्वीरें आप देखिए, जहां भी देखो पानी ही पानी नजर आ रहा है। क्या गलियां, क्या सड़कें, यहाँ हर तरफ सिर्फ पानी ही दिखाई दे रहा है क्योंकि 30 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। आप देख सकते हैं सड़कें, गलियां सब जलमग्न हो गई हैं और यहाँ 30 घंटे से पानी बरस रहा है जिसने परेशानियों को बढ़ा दिया है। पूर्वांचल के लगभग 8-10 जिलों में गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलिया, गाजीपुर और सटे बिहार में पिछले 24 घंटों में अच्छी बारिश देखी जा रही है। गोरखपुर में अगर की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 193 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई, जो बहुत भारी वर्षा की श्रेणी में आता है। देवरिया में लगातार बारिश हो रही है। लोग यहां घरों में कैद होने को मजबूर हैं। जिले के डीएम, एसपी आवास और उनके कार्यालय पर पानी भर गया है। सबसे खराब हालत जिले के गौरी बाजार थाने की है, जहां पर केवल पानी ही पानी नजर आ रहा है। 3 दिन से पानी बरस रहा है, कभी तेज बरस रहा है, कभी रिमझिम गिर रहा है और रास्ता में पानी इतना सड़क पर लग गया है कि आने जाने में दिक्कत। घर में भी पानी घुस गया है और कई मकानें गिर चुकी हैं और सब लोग बाहर हैं। देवरिया से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नदी में समा गया 2 मंजिला मकान। गोरा नदी में समा गया मकान। कटान से देवरिया में दहशत। रुद्रपुर तहसील क्षेत्र के पचलड़ी कस्बे का ये मामला है। 2 मंजिला सामान किस तरह नदी में समाया, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। ये पूरा वाकया मोबाइल कैमरे में किसी ने रिकॉर्ड कर लिया है। देखिए, 2 मंजिला मकान यहां पर खड़ा था और ये नदी में समा गया। तो नदी के पानी की वजह से लगातार कटान हो रहा है। लोग दहशत में। देखिए, कल तक यहाँ पर दुकान थी इस 2 फ्लोर वाले बिल्डिंग में और यहाँ ये पूरी बिल्डिंग पानी में समा गई। और हमारे 2 सहयोगी लाइव जुड़े हुए हैं हमारे साथ। देवरिया से उमा शंकर लाइव जुड़ रहे हैं। गोरखपुर से राम गोपाल द्विवेदी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राम गोपाल, पहले आपका रुख करना चाहेंगे। 30 घंटे से लगातार पानी बरस रहा है। बिल्कुल, और जो बारिश की बूंदें हैं अभी कुछ देर पहले ही थोड़ी शांत हुई हैं, लेकिन फिर से तेज घटाएं गिर गई हैं और बारिश के बाद का नज़ारा कुछ शहर का इस तरीके से है। शहर की जितनी भी कॉलोनियां हैं लगभग वहां पे जलजमाव की स्थिति हुई है और नगर निगम के जो संसाधन थे वो संसाधन एक तरीके से फेल होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये भारी बारिश है। सुबह 8:30 बजे तक 197 मिलीलीटर बारिश हुई थी, यानी कि अब अगर सुबह 8:30 बजे से लेकर अभी तक के बारिश को जोड़ा जाएगा तो करीब 30 घंटे में ये 250 मिलीमीटर के करीब बारिश हो जाएगी। और अगर किसी शहर में 250 मिलीमीटर भारी बारिश हो जाए 30-32 घंटे में, तो उसका आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि शहर की जो व्यवस्थाएं होंगी, शहर के जो इंतजाम होंगे वो किस तरीके से पटरी से उतर जाएंगे। यहाँ पर लगभग नजर आ रही है। देवरिया का भी हाल जान लेते हैं। उमा शंकर, जो तस्वीरें देवरिया से देखने को मिल रही हैं वो भी परेशान कर देने वाली हैं। देखिए, निश्चित तौर से देवरिया जिले में भारी बरसात लगातार 3 दिनों से हो रही है। अभी हमने सुबह दिखाया था कि रुद्रपुर के एक पचलड़ी कस्बे में 2 मंजिला मकान भरभरा के गिर चुकी है। वहीं जिला का जो गौरी बाजार थाना वो पूरी तरह से पानी से लबालब हो चुका है। वहाँ के बैरक, वहाँ के जो मालखाना है, ऑफिस है, सब जगह पानी लग चुका है। इतना ही नहीं, जिला मुख्यालय के सभी सड़कें पानी में लगभग डूब चुकी हैं। जल निकासी की व्यवस्था हालांकि नगर पालिका प्रशासन करता है, लेकिन यहाँ पे नगर पालिका प्रशासन कोई भी सुविधा देते नजर नहीं आ रहा है और लगातार 3 दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है। इस समय भी मैं बारिश के खड़ा हूं, आप देख सकते हैं कि पीछे लगातार जो है यहाँ पे पानी लगा हुआ है और यहाँ पे लगातार 3 दिनों से जो मूसलाधार बारिश हो रही है इससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। लोग अपने घरों में कैद हो चुके हैं, सड़कों पे पानी लग चुका है और जल निकासी की जहां तक बात करें वहां तभी जल निकासी की कोई भी जो सुविधा है वो जिला प्रशासन नहीं दे पा रहा है। इससे सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि नगर पालिका प्रशासन देवरिया जिले में किस
किस प्रकार काम कर रहा है। अभी जो हमने सुबह आपको तस्वीरें दिखाई थी पचलड़ी, रुद्रपुर के पचलड़ी इलाके की, वहाँ 2 मंजिला मकान भरभरा के गिर चुका है। इसके अलावा जिला मुख्यालय के राघव नगर कटान हो रहा है, उसने लोगों की मुसीबतें बढ़ाई हुई हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही, रामगोपाल और उमाशंकर, आप दोनों का ही शुक्रिया। तो वहीं यूपी के इटावा जिले के वैदपुरा इलाके में मदर डेयरी के सामने से एक मकान में बंधक बनाकर रखी गई एक लड़की को पुलिस ने छुड़ा लिया। रिहा कराई गई लड़की BA 3rd ईयर की छात्रा है। लड़की के जीजा ने उसे बंधक बनाया हुआ था। पुलिस की तफ्तीश में सामने आया कि लड़की को उसकी जीजा ने दूसरी शादी करने के इरादे से अपनी साली को बंधक बनाया हुआ था। आरोपी जीजा किसी सुरक्षा एजेंसी में सुरक्षा गार्ड के रूप में काम करता है। जीजा अपनी साली से शादी करना चाहता था, इसलिए उसने अपनी साली को बंधक बना लिया। आरोपी जीजा की पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। वैदपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत मदर डेयरी के पास SI रामगोपाल यादव के मकान को किराए पर लेकर उसने एक लड़की को बंधक बनाकर रखा हुआ था। लड़की के बंधक बनाकर रखने की जानकारी पुलिस को हुई, तब पुलिस ने JCB मशीन से मकान के ऊपर जाकर लड़की को छुड़ाया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा कि आज देश का जवान और किसान दोनों ही दुखी है। किसानों को अपमानित किया जा रहा है। जब किसान खुश होगा तभी देश खुश होगा। कि जो सोच और जिस विचारधारा ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जान ली, उस विचारधारा को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना, ये आज हम लोगों को गांधी जयंती के दिन संकल्प लेना चाहिए। वहीं जब हम लाल बहादुर शास्त्री जी को याद कर रहे हैं, उनका नारा जय जवान जय किसान, आज जवान भी दुखी है, किसान भी परेशान है। और किसी देश में जो किसान हमें कपड़े देता है, जो किसान हमारा पेट भरता है, उसे कभी इतना अपमानित नहीं होना पड़ा होगा। आज जो सरकार में लोग हैं, आज किसानों को भी अपमानित होना पड़ रहा है। उनको न जाने किन किन शब्दों से बुलाया जा रहा है, आतंकवादी तक कहा जाता है। इसलिए आज ये भी संकल्प लेना है कि किसान हमारा खुशहाल होगा तो हमारा देश भी खुशहाल होगा। देश की अर्थव्यवस्था अगर कोई बचा सकता है तो हमारा किसान बचा सकता है। मुख्यमंत्री ने पुलिस वालों को नसीहत दी है। पुलिस कर्मियों को सीएम योगी की नसीहत, समय बदला है, जनता जागरूक हो चुकी है, जरा सी चूक खलनायक बना देती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना था पुलिस कर्मियों को सम्मान देते वक्त, और कहा कि जनता का पुलिस पर पूरा भरोसा होना चाहिए। नायक को खलनायक बनाने में देर नहीं करती जनता। आप सिर्फ कुछ वक्त तक ही आंखों में धूल झोंक सकते हैं। जनता दर्शन से जिलों का हाल पता चलता है। पुलिस सम्मान समारोह में सीएम योगी ने यह नसीहत दी है पुलिस वालों को कि जरा सी चूक नायक को खलनायक में बदल सकती है। क्योंकि जनता के साथ जिसका जितना गहरा संवाद होगा, संबंध होगा, जनता के सामने आपकी अच्छाई भी और आपकी बुराई भी उतने ही निकटता के साथ देखने को मिलेगा। अगर आप अच्छा करेंगे जनता इसे हाथों हाथ लेगी, अगर आप गलत करेंगे तो जनता फिर देखते ही देखते आपको नायक से खलनायक बनाने में भी देर नहीं करती है। याद रखना, जनता आपकी हर एक गतिविधि को नजर रखती है। हो सकता है कुछ देर, कुछ दूरी तक हम शासन या उच्च अधिकारियों की आंखों में धूल झोंक लें, लेकिन लंबे समय तक नहीं। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम योगी करेंगे समीक्षा बैठक। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे मुख्यमंत्री योगी। शाम 7 बजे सीएम आवास पर बैठक होगी। प्रदेश के सभी डीएम, एसएसपी, एसपी रहेंगे मौजूद। फील्ड अधिकारी भी रहेंगे मौजूद। एसीएस गृह, एडीजी, एलओ भी रहेंगे मौजूद। यूपी में छात्राओं के लिए बड़ी घोषणा की गई है। छात्राओं की शिक्षा के लिए एक ऐलान किया गया है सीएम योगी की तरफ से। निजी स्कूल माफ करे फीस, 2 बहनों में से एक बहन की फीस माफ की जाए। प्राइवेट स्कूल अगर फीस माफ नहीं करते हैं तो सरकार परिवार को मदद करेगी। यानी कि अगर एक ही स्कूल में 2 सगी बहनें पढ़ रही हैं तो उनमें से एक बहन की फीस
प्राइवेट स्कूल प्रबंधन को माफ करनी चाहिए और अगर ऐसा करने में आनाकानी करते हैं प्राइवेट स्कूल का प्रबंधन तो फिर सरकार की तरफ से परिवार को मदद की जाएगी। तो लड़कियों को शिक्षित करने के लिए किसी भी तरह की अड़चन सामने ना आए, इसलिए सरकार की तरफ से यह पहल की गई है। सीएम योगी ने आज लखनऊ में मेधावी छात्रों को स्कॉलरशिप बांटी। कार्यक्रम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी कार्यक्रम में मौजूद रही। दौरान सीएम योगी ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन ने जागरूकता पैदा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी की सरकार में हर गरीब के घर में शौचालय बना है। इसके साथ ही सीएम योगी ने कहा कि अब पूर्वी यूपी में इंसेफ्लाइटिस काबू में है। राज्य सरकार ने जैसे ही संकल्प को आगे बढ़ाया कि हर गरीब के घर में उसका व्यक्तिगत शौचालय होगा, स्वच्छता का अभियान शासन ने, जनप्रतिनिधियों ने, प्रशासनिक तंत्र ने, आम जनमानस ने अपने जीवन का हिस्सा बनाया और स्वच्छता, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है जब गांधी जयंती के इस पावन पर्व पर हम सब यहां पर एकत्र हैं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के 38 जनपदों से इंसेफ्लाइटिस यानी मस्तिष्क ज्वर, जिसमें प्रतिवर्ष 1500 से 2000 मौतें होती थीं, इस समय इनसे होने वाली मौतें 97 से लेकर 99% तक नियंत्रित हो चुकी हैं। अयोध्या में जल समाधि लेने के लिए संत परमहंस जिद पर अड़े हैं। परमहंस के आवास से लेकर सरयू घाट तक फोर्स तैनात है। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे संत परमहंस मांग न मानने पर जल समाधि लेने की जिद पर अड़े हैं। उनका कहना है कि जब भी प्रशासन उन्हें छोड़ेगा वो जल समाधि ले लेंगे। हमने कहा था कि 2 अक्टूबर 2021 तक भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं घोषित किया गया तो मैं दिन में सरयू जी में जल समाधि ले लूंगा, और प्रशासन ने हमें हाउस अरेस्ट कर लिया है, नजरबंद कर लिया है। बाहर भीतर जो है तो प्रशासन यहाँ मुस्तैद है, लेकिन मेरा मानना यह है कि हमको जबरदस्ती रोका गया है। जब भी हमें छोड़ा जाएगा, जब भी हमें नजरबंद से मुक्त किया जाएगा, हमारे लिए वही 2 अक्टूबर होगा, वही दिन में 12 बजे का समय होगा। मैं अपनी घोषणा के अनुसार उसी समय सरयू जी में जल समाधि लूंगा। केबी शुक्ला हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। केबी शुक्ला, संत परमहंस अड़े हुए हैं अपनी जिद पर। देखिए, फिलहाल परमहंस का जो कार्यक्रम था जल समाधि का वो टल गया है, क्योंकि इनको बंद कर रखा था, उनको घर बाहर उनको निकलने नहीं दिया, उनकी आवाज उनको बाहर निकलने नहीं दिया। फिलहाल का जो प्रण था वो 12 बजे का था, फिर 12:30 हुआ, फिर 1, फिर 1:30। फिलहाल परमहंस ने कहा कि अब वो जब नरबंद से छूटेंगे तब वो जो है सरयू जल समाधि लेंगे। उनके लिए 2 अक्टूबर हर दिन है, हर दिन 12 बजे आएगा। फिलहाल जो देश को जो है वो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जो उनका प्रण था वो फिलहाल टूट चुका है। आज वो अपना धर्म नहीं ले पाए हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरी जो आंदोलन है, मेरी जो प्रतिज्ञा है वो जारी रहेगी। जिस दिन और जब वो छूटेंगे नजरबंद से, वो सरयू जल समाधि लेंगे। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। किसके चेहरे पर हम दूसरे तरीके से सोचते हैं। बलूनी मुख्यमंत्री पद के दावेदार होंगे, आप फिर वहीं घूम फिर के आ जाते हो उसी बात। कितना काम हुआ? ऐसा नहीं, आप देखिए, हम अनिल बलूनी तोड़फोड़ में एक्सपर्ट है। आप लोग ज्यादा सीरियसली इसको ले रहे हैं। जिसकी अनिल बलूनी से अदावत हो गई उसका पत्ता साफ हो गया। छोड़िए, इस पे तो आगे बढ़िए। नालायक कौन? अच्छा, ढेंचा क्या है? अनिल बलूनी इन बातों का जवाब नहीं देगा। जो मन मुटाव है वो फिर मीडिया में क्यों आता है? जिंदा लोगों की पार्टी कोई मुर्दों की पार्टी है क्या? आप तीनों में कितनी राजनीति अंदर नहीं होगी क्या? हरदा कहते हैं कि अनिल बलूनी तोड़फोड़ में एक्सपर्ट है। अच्छा, हरीश रावत जी का तो पीछे का देखे ना, सारा तोड़फोड़ ही चल रहा है। राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, हरीश रावत। छोड़ दीजिए, मैं बोलूंगा तो दिक्कत होगी।
टीकाकरण को लेकर नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की जागरूकता मुहिम संजीवनी शॉर्ट ऑफ लाइफ भारत के उन जिलों में जागरूकता फैलाने का काम कर रही है जिन पर कोविड-19 का सबसे ज्यादा असर हुआ, लेकिन उन लोगों के बारे में कौन सोचेगा जो टीकाकरण केंद्र तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। जमीन के स्तर पर मौजूद हमारी टीम ने ऐसे ही एक दंपति की काउंसलिंग की और उन्हें टीका लगवाने के लिए तैयार किया। सिर्फ इतना ही नहीं, संजीवनी की टीम ने उन्हें टीकाकरण केंद्र तक पहुंचाया जहां उन्हें टीके की पहली खुराक दी गई। आइए देखते हैं रिपोर्ट। संजीवनी कार्यक्रम में डोर टू डोर हाउस विजिट कर रहे थे, जिसमें हम लोग अंबा चंदन गांव में गए, जहां सर्वे के दौरान पन्नालाल राठौर जी से मुलाकात हुई। परिवार में जो पन्नालाल जी की पत्नी हैं, उनको कमर में रोड डली हुई थी और वो चलने की स्थिति में नहीं थी, और पन्नालाल जी जो थे, पन्नालाल जी को भी पैरालिसिस था और इलाज नहीं करवा पा रहे थे वो तकरीबन 3 मंथ से, और उन्होंने अभी तक वैक्सीनेशन भी नहीं करवाया था उन लोगों ने अपना। और परिवार के लोगों को फिर हम लोगों ने मोटिवेट किया, उनको समझाया कि आप कोविड का टीका लगवाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपकी बॉडी में अगर कोविड होता है तो टीका लगवाने से आप सुरक्षित रहेंगे उसमें। उसके बाद फिर हम लोगों ने उनको बताया कि हम लोग आपको जो है सेंटर तक अगर जाने में आप सक्षम नहीं हैं तो हमारी संस्था की जो गाड़ी है संजीवनी वैन, उससे हम लोग आपको सेंटर तक लेकर के जाएंगे और वैक्सीनेशन आपका करवाएंगे। संस्था के आदमी ये पंचायत में आए थे, वहाँ से गाड़ी लेके आए और गाड़ी में बैठा के ले गए और वहाँ टीका लगाया और वापस बैठा के लाए और फिर घर पर छोड़ के गए। बहुत बहुत धन्यवाद, मैंने टीका का लगवाया और बहुत सहयोग किया उन्होंने। संजीवनी गाड़ी आई थी, हमको ले गए, इंजेक्शन लगाया और घर पे छोड़ के गए, अच्छे से गए और घर पे आके दवा गोली भी दे के गए। उनकी दुआ से हम इंजेक्शन लगाए।